और अपन क्या पढ़ रहे थे अपनी 5th यूनिट वैद्युत रसायन सेकंड। ठीक है, वैद्युत रसायन सेकंड 5th यूनिट चल रही थी जिसमें नैंड समीकरण अपन ने पढ़ लिया था। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल विभव का मापन। इलेक्ट्रोड, एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, और वैद्युत रासायनिक श्रेणी जिसे अपन सक्रियता श्रेणी भी बोलते हैं, ये क्या होती है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन सेल विभव का मापन। देखो, अगर एक बात ध्यान रखना, अगर अपन को सेल विभव का मापन करना है ना, तो उसे अपन वोल्ट मीटर से नहीं कर सकते। वोल्ट मीटर से सेल विभव का मापन नहीं हो सकता, क्योंकि अपन ने पहले जब इलेक्ट्रोड लिए थे तो वोल्ट मीटर लगाया था। तो क्या है, सेल विभव का अगर मापन करना है ना, तो अपन वहां पे वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे। क्यों? वोल्ट मीटर में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धारा का प्रवाह होता रहता है। क्या बोल रही हूँ मैं, सेल विभव ज्ञात करने के लिए अपन वोल्ट मीटर का उपयोग नहीं करेंगे। तो किसका करेंगे, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया था। कौन सा सिद्धांत दिया गया था, पोगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत। पोगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत दिया गया था। ये सिद्धांत ये कहता है, अगर अपन को किसी सेल का विभव ज्ञात करना है तो अपन क्या ले लेते हैं, उसी के विपरीत एक दूसरा सेल विभव ले लेते हैं। एक सेल का विभव ज्ञात करना है तो उसी के विपरीत दूसरा सेल विभव ले लेते हैं, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होगा और अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, सेल विभव का मापन कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, सेल विभव का मापन वोल्ट मीटर से नहीं होगा। उसको मापने के लिए अपन पोगेंड्रॉफ संपूरक सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक सेल विभव के विपरीत दूसरा सेल विभव लगा दिया जाता है, जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, और यही क्या कहलाता है, सेल विभव का मापन कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। ओके, अब देखो, सेल विभव मापन के लिए अपन एक सेल देखते हैं। ठीक है, एक परिपथ देखते हैं। देखो, कोई तार है ए और बी, तार है ए और बी। तो ये जो ए है ना, ये पहले एक सेल है, संचायक सेल, इससे जुड़ा हुआ है। ये कुंजी हो गई आपकी, सॉरी, ठीक है, ये कुंजी हो गई। ये संचायक सेल सी से जुड़ा हुआ है, कौन, तार ए। और यही ए तार, इसी ए तार से एक और सेल जुड़ा हुआ है, जिसका विद्युत वाहक बल सी की विद्युत वाहक बल से कम होगा, उसको नाम देंगे अपन एक्स। ठीक है, और इसका अगर इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ई एक्स, ई एक्स। इससे एक और अपन मानक इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, उसे कहते हैं एस नाम दे देते हैं, उसका इलेक्ट्रोड विभव होगा ES। ठीक है, यहाँ तक चीज कंप्लीट है। अब बात करते हैं ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एक गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर जो है वो जॉकी से जुड़ा हुआ है, J से जुड़ा हुआ है। अब देखो D और D डैश की स्थिति क्या होती है। आपके पास थ्योरी लिखने के लिए क्या होगा, थ्योरी लिखने के लिए अपन ये बोलेंगे कि A और B क्या है, एक तार है, ए और बी एक तार है, जिससे एक सेल जुड़ा हुआ है, संचायक सेल, जिसका विद्युत वाहक बल जो दूसरा सेल है उसकी विद्युत वाहक बल से ज्यादा है। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब देखो, अपन जब अपन फिजिक्स में प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो देखते हैं एक तार होता है ना, तार होता है, और एक जॉकी होता है पेन टाइप, इलेक्ट्रिक पेन टाइप। उसको वहां से खिसकाते हैं ना, जिसे इस जॉकी को अपन खिसकाएंगे ना, तो अपने पास क्या होगा, EX का मान प्राप्त होगा। तो अपन जब इस जॉकी को खिसकाएंगे ना, तो जो EX है ना, वो किसके समानुपाती होगा, A और D, तार की लंबाई की। क्या, A और D तार की लंबाई की। ठीक है, ए और डी तार की लंबाई के समानुपाती होगा। और विक्षेप भी मापते हैं अपन, विक्षेप किससे, एक घड़ी होती है, विक्षेप देखते हैं ना, तो विक्षेप क्या आता है, 0 प्राप्त होता है अपने। ठीक है, ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं ना अपन, उनके अंदर किए जाते हैं ये सब, तो विक्षेप 0 हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, यही सेल वैसे ही ये दूसरा अपन को क्या निकालना है, मानक निकालना है। मानक इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल निकालते हैं, तो वापस इस जॉकी को घुमाते हैं अपन, तो दूसरी स्थिति प्राप्त होती है। दूसरी स्थिति किस पर प्राप्त हुई,
ई एस पर प्राप्त हुई। तो जो ई एस है ना वो समानुपाती किसकी होगा, ए डैश तार की लंबाई के, ए डैश तार की लंबाई के समानुपाती का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। डी डैश और डी डैश क्यों, सॉरी डी और डी डैश क्यों लिखा, ओके। अब देखो इसका क्या निकालना है, मापन करना है, तो क्या है ई एक्स अपॉन ई एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी डैश लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। मापन कर रहे हैं अपन, तो अगर मैं ई एक्स का मान निकालूं तो इस एस को इनटू में चला जाएगा, तो ई एक्स इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए डी डैश इंटू ई एस। ये आपके कंप्लीट हो गया। ये अपन सेल विभव का मापन इस तरीके से करते हैं। अगर एग्जाम्पल में आ जाता है ना सेल को दर्शाते हुए सेल विभव का मापन कीजिए, तो ये वाली चीज करेंगे अपन, ठीक है। और वोल्टमीटर का यूज नहीं करेंगे, ओके। ये तो बात हो गई सेल विभव के मापन की, ठीक है। अब देखो एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर है। एकल इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखो किसी इलेक्ट्रोड है, मान लो कोई इलेक्ट्रोड है, उस जैसे अपन ने पहले क्या लिया था, डैनियल सेल लिया था जिसमें Zn का इलेक्ट्रोड था, वो किसके अंदर था, ZnSO4 के विलयन में। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब किसी इलेक्ट्रोड को आयनों के अंदर लेते हैं तो उस पर जो उत्पन्न विभव होता है ना वो क्या कहलाता है, एकल इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। वापस बोल रही हूँ, लिख लेना, जब किसी इलेक्ट्रोड को आयनों के मध्य लेते हैं तो उसमें उत्पन्न जो विभव होगा वो एकल इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। अगर वो इलेक्ट्रोड विभव अपचयन कर रहा है, ठीक है, तो उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और अगर वो ऑक्सीकरण कर रहा है तो उसे अपन क्या करेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। ज्यादातर ये इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। अपचयन हमेशा ऋणायन के लिए होगा और ऑक्सीकरण किसके लिए होगा, धनायन के लिए होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये बात हो गई एकल इलेक्ट्रोड विभव की। ये जो एकल इलेक्ट्रोड विभव की थ्योरी है ना वो यहाँ पे काम आएगी अपने थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेना अभी। तो अब देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगी चीज, ठीक है। जब अपन ने क्या पढ़ा था, नैंड समीकरण पढ़ा था, तो अपन ने वहां निकाला था E इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक है। E इज इक्वल टू ई नॉट निकालने के बाद अपन ने E इज इक्वल टू क्या निकाला था मान, ई नॉट माइनस 0.0591, ठीक है। एंड लॉग और सक्रियता थी यहाँ पे, जो ए की घात में सक्रियता थी, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है बात। अब देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखो जब अपन समीकरण में ताप को 298 केल्विन पर लेते हैं, और ताप को तो 298 केल्विन पर लेते हैं, और जो सक्रियता है उसको इकाई के रूप में लेते हैं, इकाई एक के रूप में ले लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब देखो इसका भी अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे देखो कोई अपन को एग्जाम में ऐसे दे देगा, Zn है वो ZnSO4 के विलयन में डूबा हुआ है, Zn इलेक्ट्रोड ZnSO4 के विलयन में डूबा हुआ है, तो आप उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। चलो ये भी क्वेश्चन नहीं देगा कि SO4 के विलयन में डूबा हुआ है, तो वो ऐसे दे देगा Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो जो इलेक्ट्रोड था अभी यहाँ पे पढ़ा कि इलेक्ट्रोड आयनों के मध्य है, ZnSO4 के विलयन में होगा ना, तो इसकी परिभाषा वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन और Zn, ठीक है। ऐसे भी दे सकता है, ये समीकरण देके बोल देगा कि इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए। तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, अपन को समीकरण याद है, अपना नैंड समीकरण क्या था, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.05
91 अपॉन n की संख्या क्या दे रखी है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या दे रखा है यहाँ पे 2 दे रखा है, लॉग, ठीक है, लॉग 1 दे रखा है, लॉग सक्रियता कितनी दे रखी है यहाँ पे Zn a मान लो, जैसे ए की कैपिटल ए की घात पे स्मॉल ए सक्रियता थी, वैसे स्मॉल इसकी सक्रियता है Zn अपॉन a Zn प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। ओके, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा ये कहती है अपन को कि टेम्परेचर को तो अपन किस में ले लेते हैं, तो 98 केल्विन पे, वो अपन पहले निकाल के आ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सक्रियता यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन, इकाई ए के रूप में लेंगे, तो ए Zn क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये तो 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये बचा, ये ऊपर आएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए Zn प्लस 2 माइनस इनवर्स। ओके, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। चलो अब फिर बोल रहा है अपन को सक्रियता लेनी किस में है, इकाई के रूप में लेनी है, तो ये जो ए इनवर्स Zn प्लस 2 है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, किसके रूप में, इकाई के रूप में हो जाएगा, ये भी इकाई के रूप में हो गया। तो क्या बचा, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग बचा। अब जो ये लॉग है इसका मान क्या है 1, तो लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 होता है 0। तब जो log 1 का मान 0 हो जाएगा तो अपने पास ये समीकरण क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E0, और वही अपन ने शुरू में निकाला था E इज इक्वल टू E0, ठीक है। यही तो था मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ तक समझ में आ गई क्या बात, समझ में आई या नहीं आई, आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो पीछे करके वापस देख लेना, ठीक है। ये से अपन मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रोड विभव निकालने हैं अभी तो, रेडॉक्स विभव निकालना है, धातु इलेक्ट्रोड विभव, बहुत सारे इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं घुमा फिरा के, तो उनको कंफ्यूज नहीं होने का। अब देखो बात कहाँ, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना अपन ने देख लिया। अब देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी एवं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब अपन इलेक्ट्रोड विभवों को एक व्यवस्थित श्रेणी के रूप में रख देते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी में क्या करते हैं, मान लो कोई मान है ना, अधिक ऋणायन है, क्या है, अधिक नेगेटिव है, तो उसको क्या होगा, कम ऋणायन की तरफ लेके जाएंगे, और धीरे धीरे करके उसको क्या करेंगे, धनायन की तरफ लेके जाएंगे। समझ में नहीं आई, अभी आएगा सब कुछ समझ में। देखो वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, जब अपन वैद्युत विभव इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं उनको एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, अपनी विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी, ठीक है। अब देखो अधिक ऋणायन से किसकी तरफ लेके जाते हैं, कम ऋणायन की तरफ, और धीरे धीरे करके धनायन की तरफ लेके जाते हैं। अब देखो इसका टॉपिक ही और हो जाएगा कि विद्युत रसायन श्रेणी की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन आ जाता है ये क्या, विद्युत रसायन श्रेणी की विशेषताएं लिखो। तो देखो फर्स्ट विशेषता क्या होती है, अगर मान लो कोई अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद अगर वो ऋणायन बनाता है, ऋणायन भी कौन सा, प्रबल ऋणायन बनाता है, उच्च ऋणायन मान लो, तो उसको अपन बोलते हैं प्रबल अपचायक। यहां तक बात क्लियर हो गई, इसकी एक विशेषता है। सेकंड विशेषता इसकी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो क्या बनाता है, धनायन, क्योंकि अपन अधिक ऋणायन से कम ऋणायन की तरफ, कम ऋणायन से
धनायन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन होता है अभिक्रिया तो प्रबल अपचायक कहेंगे उसको, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन बनाता है तो उसको बोलेंगे प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई। थर्ड इसकी विशेषता ये है कि ये क्या करते हैं, देखिए एक रिएक्शन होती है जैसे Zn है प्लस CuSO4 है, तो ये क्या करेगा ZnSO4 से क्रिया कर लेगा, तो ZnSO4 प्लस Cu। कहने का मतलब ये क्या है, ये अपने से ऊपर वाली जो धातु होती है ना उसको उसकी जगह से विक्षेपित कर देते हैं, हटा देते हैं उसको, इसकी वजह से Zn आ गया ना Cu की जगह। तो इसकी तीसरी विशेषता क्या है कि ये जो धातु आयन होते हैं वो अपने से ऊपर वाले धातु आयन को क्या कर देते हैं, उसकी जगह से विक्षेपित कर देते हैं। ये इसकी विशेषताएं हो गई 3। ठीक है, एक विशेषता ये है कि ये क्या करते हैं, जो प्रबल अपचायक जैसे प्रबल होते हैं ना उनको क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं उनसे क्रिया करके। जो प्रबल अपचायक और ऑक्सीकारक होते हैं ना उनसे क्रिया करके क्या कर देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देते हैं। ठीक है, आज का अपने जो जो पढ़ा वो सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रेडॉक्स अपचायक वगैरह विभव आएंगे अभी बहुत सारे, वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।